मेरी वालदा को इम्प्रेस करना शुरू किया कि शादी के लिए। तो मेरी वालदा ने कहा कि ठीक है, ये काफ़ी हमारे काम भी आते हैं, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पापा के जो फ्रेंड का बेटा था, उसका उधर से वो ओनरशिप में आ गया था और इधर से मेरी, क्योंकि मैं इकलौती बेटी थी अपने पेरेंट्स की। ये जो जितने भी शेयर्स वगैरह हैं वो सब मेरे नाम कर दो, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, तो मैंने उनको उनके ओनरशिप में दे दी। सब कुछ जैसे ही मैंने उनके नाम किया, सब कुछ ओनरशिप में उनकी किया, तो सब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने। उनका रवैया मुझसे बहुत बुरा होता गया। फिर रोज़ के लड़ाई झगड़े के बाद उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। तो डिवोर्स के बाद जब मैं मेरी वालदा घर गई, तो वहाँ पता चला कि वो घर भी उन्होंने धोखे से सेल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत और आप देख रहे हैं वन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो वेल सेटल्ड थी, जिनका अच्छा भला ज़िंदगी गुजारी थी, अच्छा भला घर था, हर मामलात इनके जो हैं वो बिल्कुल अच्छे, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे थे, लग्जरी लाइफ गुजारी थी। तो आइए जानते हैं ऐसे क्या मामलात बने कि आज ये कैमरे के सामने आने पे मजबूर हो गई हैं। इधर हमारे साथ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिस बताइएगा, आप अच्छी फैमिली से हैं, लग्जरी लाइफ गुजारी थी, वेल सेटल्ड आपकी फैमिली है, एजुकेटेड भी हैं, तो ऐसे क्या मामलात बने हैं कि आज आपको कैमरे के सामने आना पड़ गया? अ, मेरे पापा एक बिज़नेसमैन थे और एक उनकी पार्टनरशिप भी थी। तो एक दिन वो जा रहे थे हुँ। और उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया गाड़ी में। तो उसके बाद उनकी मौके पर डेथ हो गई, फ्रेंड की भी और पापा की भी। मतलब बिज़नेस पार्टनर और आपके फादर दोनों जा रहे थे? जी, दोनों जा रहे थे। उनकी डेथ हो गई, डेथ के बाद फिर उनके जो पापा के जो फ्रेंड का बेटा था, हुँ। उसका उधर से वो ओनरशिप में आ गया था और इधर से मेरी, क्योंकि मैं इकलौती बेटी थी अपने पेरेंट्स की। तो उसके बाद वो मुझे फ़ोर्स करने लगे कि मेरे साथ जाया करो मीटिंग्स वगैरह में, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये तो करना था। लेकिन मैं ज़्यादा उस पे नहीं करती थी। तो मैं मीटिंग्स में नहीं जाती थी, तो उसने मेरी वालदा को इम्प्रेस करना शुरू किया कि शादी के लिए। तो मेरी वालदा ने कहा कि ठीक है, ये काफ़ी हमारे काम भी आते हैं, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो उन्होंने शादी करवा दी मेरी उनके साथ। मतलब बिज़नेस भी आपका उनके साथ ही है और आप उनके साथ शादी कर लो, आपका ख़्याल रखते थे? जी, जी, यही हुआ था। तो उसके बाद पहले-पहले तो सब कुछ बहुत सही था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मीटिंग्स में तो जाती नहीं हो, तो तुम ऐसा करो, ये जो जितने भी शेयर्स वगैरह हैं वो सब मेरे नाम कर दो, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने उनको उनके ओनरशिप में दे दी। उसके बाद जो हमारा घर था जिसमें मैं और हम सब रहते थे, उसमें मेरी वालदा रहती थी। उन्होंने कहा कि वालदा अकेली रहती हैं, तो ऐसा करो कि तुम अपनी वालदा को भी इधर ही रख लो। तो मेरी वालदा भी साथ रहने लगी हमारे। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके सब कुछ जैसे ही मैंने उनके नाम किया, सब कुछ ओनरशिप में उनकी किया, तो सब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने। उनका रवैया मुझसे बहुत बुरा होता गया फिर। फिर उसके बाद एक दिन ऐसी नौबत आ गई, उन्होंने घर से भी मुझे निकाल दिया। तो जब स्टार्टिंग में आपने ओनरशिप वो उसके नाम ट्रांसफ़र करने से पहले आपको कभी ऐसा शक नहीं हुआ कि इस तरह से हमें धोखा देगा या इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड कर लेगा? नहीं, इस तरह का अगर माइंड में आता तो ये सब कुछ होना ही नहीं था। हुँ। फिर उसके बाद रोज़ के लड़ाई झगड़े के बाद उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। तो डिवोर्स के बाद जब मैं और मेरी वालदा घर गए, तो वहाँ पता चला कि वो घर भी उन्होंने धोखे से सेल कर दिया। तो उसके बाद मेरे पास कुछ सेविंग्स थी अपनी, तो उसके ज़रिए फिर मैंने घर रेंट पे लिया और कुछ दिन हमारा गुज़ारा होता रहा। लेकिन फिर जब वो भी ख़त्म होती आई, तो मुझे पता चला कि आगे गुज़ारा मुश्किल होगा। तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया ऑफ़िस में, तो वहाँ पे मुझे रिसेप्शन पर जॉब मिली। तो उसके बाद उसकी सैलरी भी लेकिन 25,000 थी और घर अच्छा, में। यहाँ पे मुझे बताइएगा कि जब उसने आपको डिवोर्स दे दी, अपने घर से निकाल दिया, तो आप लोगों ने उसे नहीं बोला कि तुमने तो हमारा घर वैसे ही लिया था, तो अब हमें घर तो लेके दो या हमें कुछ ऐसा ठिकाना दो जहाँ पे हम रह सकें या मैं अपनी माँ को लेकर रह सकूँ? जब उसने मैं निकाला और हम अपने घर गए, तो पता चला कि घर सेल हो गया है। तो हम उसके पास वापस गए हैं, उसे कहा है कि हमारा घर सेल हो गया, कैसे हो सकता है? तो उसके बाद उसने रवैया और ज़्यादा सख्त कर लिया हमारे साथ और ऐसे करता था जैसे हमें जानता ही ना हो। तो और उसने कोई इसका हल नहीं निकाला। हमने उसे इतना कहा कि इसका कोई हल निकालें, लेकिन उसने हमें इनकार ही किया। जैसे आपकी मदर थी और फादर की डेथ हो गई थी, ऐसे ही उसके फादर की भी डेथ हो गई। उसका कोई बहन, भाई, मदर, आप किसी को नहीं मिले कि इसने हमारे साथ इस तरह फ्रॉड कर दिया, शादी भी है, सारा कुछ है, लेकिन अब डिवोर्स दे के हमें इस तरह ज़लील कर रहा है? उसके फादर की डेथ से पहले उसकी जो माँ थी, उसकी तो पहले डेथ हो गई थी और उनकी जो बहनें थी, उनकी शादी हुई थी, उनसे कभी उसने मुझे मिलवाया ही नहीं। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। मतलब ना उसका फैमिली में भी कोई नहीं था और भाई वगैरह भी उसके कोई नहीं थे? नहीं, कोई नहीं था।
तो उसके बाद जब उसने आपको, वो तो दरिंदा बन गया, उसने आपको निकाल दिया, तो उसके बाद फिर आपने आगे क्या किया? किस तरह से अभी सर्वाइव कर रही हैं? कहाँ पे रह रही हैं? खाना-पीना किस तरह से कर रही हैं? जॉब का क्या बना? अभी मेरी जो जॉब है उसकी मेरी सैलरी 25,000 है, और घर मैंने रेंट पे लिया है, 15,000 रुपये हमारा किराया है, और उसका भी अब रेंट 3-4 महीने से ज़्यादा बढ़ गया है, नहीं दिया मैंने, और जॉब से बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा मेरा। तो अच्छा, अभी आप जॉब कर रही हैं, तो कितनी सैलरी कितनी है आपकी? 25,000। मतलब 25,000 आपकी सैलरी है, तो उसमें बिल भी हैं, रेंट भी है। रेंट कितना है आपका? रेंट हमारा 15,000 है। 15,000 रेंट है, 25,000 सैलरी है, तो पीछे 10,000 बचता है। तो किस तरह से मैनेज करती हैं? और माँ की अद्वियात भी होंगी, खाने के लिए भी ज़रूरियात, मतलब राशन वगैरह होता है, बिल वगैरह होते हैं, किस तरह से सारे मैनेज करती हैं पैसे? 25,000 मेरी सिर्फ सैलरी है, और 15,000 तो मेरा रेंट होता है, और पिछले 3 महीने से मैंने रेंट भी नहीं दिया। मालिक मकान रोज़ मेरे घर आ जाता है। ग्रोसरी के भी बहुत ज़्यादा उधार मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, क्योंकि जो मेरी सैलरी है तो इससे मैं, जो मेरी मदर है उनकी मेडिसिन वगैरह के आती हूँ, तो इस वजह से गुजारा होता ही नहीं है इस सैलरी में। टोटल अगर पूछा जाए तो कितना का आपके ऊपर कर्जा है? कर्ज़ा 80,000 है, जिसमें से हमारा जो मकान का रेंट है वो भी है, और मालिक मकान रोज़ आए दिन आ जाता है और बहुत बदतमीज़ी करता है, कहते हैं कर्ज़ा दो, या घर से छोड़ो, घर खाली करो, वरना मेरा किराया दो। अभी अकेली हैं आप, माँ की दवाइयाँ भी हैं, माँ भी बीमार है, आप भी हैं, तो आगे आपने क्या सोचा है? किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे? अभी तो माली मकान आता है, कल को जो दुकान वाला है वो भी आपके घर पे आ जाएगा कि मेरे दुकान के पैसे दो, तो आपने क्या सोचा है आगे? मैं चाहती हूँ कि नेक शख्स मुझसे शादी करे, मेरा कर्ज़ा उतारे, मेरी हेल्प करे, और मेरे साथ अच्छे से रहे, जो पहले जैसा दरिंदा था वैसा ना हो, तब उससे मुख्तलिफ हो। मतलब अभी आप अकेली हैं और शादी की भी उम्र है, आप यही चाहते हैं कोई अच्छा इंसान आपके साथ आगे ज़िंदगी में भी आ जाए, कोई छत दे दे, तो किस तरह का इंसान होना चाहिए? क्या चीज़ें आप देखती हैं कि किस तरह का इंसान हो? कोई उम्र की, कोई रंग की, कोई शक्ल की, किस तरह का इंसान होना चाहिए? नहीं, इस तरह की कोई डिमांड नहीं है, बस मैं चाहती हूँ जो मेरा साथ दे आगे, मेरा जो कर्ज़ा उतारने में मेरी मदद करे, और मुझे अपनी इज़्ज़त बना के रखे। हमारे अक्सर ओवरसीज़ भाई हैं, जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं, उनकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, या दूसरी शादी है या तीसरी शादी है, तो आपको कोई इन चीज़ों से इतराज़ तो नहीं है? नहीं, मेरी इस तरह की कोई डिमांड नहीं है, और ना मुझे कोई एतराज़ है, बस मैं चाहती हूँ, वैसे मेरा भी कोई भी नहीं है, तो आप ही पर बिलीव है, तो जो आपको। मतलब हम आपके लिए अच्छा इंसान देखें, जी बिल्कुल। जैसा भी इंसान हम देखेंगे वो आपको कबूल होगा। जी बिल्कुल, मुझे कोई इतराज़ नहीं। जी, तो नाज़रीन, आपने सारी कहानी सुनी है कि किस तरह से वेल सेटल्ड अपनी लाइफ गुजारी थी, कहाँ आसमान से ज़मीन पे आ गई हैं। पहले कहाँ पे अपने घर थे, कारोबार था, हर चीज़ थी, अब रेंट के घर में रह रही हैं, 80,000 रुपया कर्जा है, और आगे इन्हें पता नहीं है कि आगे ज़िंदगी का क्या बनेगा। माँ जो है वो भी बीमार है, तो आगे ऐसे ही इंसान चाहिए जो इनकी सहारा दे सके, छत दे सके, जो इनके साथ रह सके। अपनी ज़िम्मेदारी सारी हमारे हवाले करती हैं, तो हम भी यही चाहेंगे कोई अच्छा इंसान हो जो इनके साथ एहसास करे, इज़्ज़त के साथ इन्हें रखे। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, फ़ज़ूल लोग और तंग करने वाले लोग ना रब्ता करें, सिर्फ सीरियस लोग ही रब्ता करें, जो इनकी हेल्प भी कर सकते हैं, कर्ज़ा भी उतार सकते हैं और आगे इनके साथ चलना भी चाहते हैं।